जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज फिर चर्चा खास श्रृंखला भगत सिंह का मुकदमा की। इस आज की चर्चा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अदालत में जज के सामने भगत सिंह और उनके साथियों की पिटाई हुई। फिर गृह मंत्री को भगत सिंह ने पत्र लिखा था जनवरी में। इस जनवरी के आने से पहले दिसंबर 1929 में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था जेल के बाहर, लेकिन थोड़ा सा उसको जान लेना जरूरी है। विस्तृत चर्चा कभी बाद में होगी। हुआ यह था कि 23 दिसंबर 1929 को सुबह 7:40 पर यशपाल, भगवती चरण बोहरा और एक दो साथियों ने मिल करके दिल्ली में पुराना किला के पास वायसराय की ट्रेन को उड़ाने की कोशिश की। विस्फोट हुआ भी, वो पूरा बम वगैरह उन लोगों ने सेट कर दिया था पटरी के नीचे। वो उस समय के हिसाब से बहुत अधिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, दूर से बम विस्फोट करना। और उनके साथ एक खास पात्र था, खास कैरेक्टर, जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हंसराज वायरलेस नाम ही था, नाम पड़ गया था हंसराज वायरलेस। सब जगह सरकारी रिकॉर्ड में भी यही है, क्रांतिकारी वगैरह भी सब इसी नाम से पुकारते थे। तो 23 दिसंबर 1929 को वायसराय वाला डब्बा, ट्रेन का डब्बा उड़ाने का प्रयास किया गया। दूसरा डब्बा उड़ा, वो बच गया वायसराय। लेकिन इसका सबसे बड़ा तो ये मकसद था कि सरकार को ये संदेश देना कि अगर तुमने कुछ क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिए हो तो तुम ये मत सोचो कि अब सब कुछ खत्म हो गया, क्रांतिकारी पार्टी खत्म हो गई, अब क्रांतिकारी बाहर नहीं है या डर गए हैं या चुपचाप बैठ जाएंगे, बल्कि अब हम अभी इतनी क्षमता रखते हैं कि हम वायसराय को उड़ा सकते हैं। और ये बहुत बड़ा काम हो जाता है अगर वायसराय को उड़ा देते। वो दिक्कत हुई थी कोहरा के कारण, दिसंबर का महीना था। जब हम लोग इस घटना के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे तो वो भी सब कुछ हम लोग लेकर के आएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ था। एक एक दिन की, एक एक मिनट सेकंड की जो जरूरत की सारी बातें हैं वो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये घटना सफल नहीं हुई, लेकिन इस घटना के बाद लाहौर में पुलिस अधिक सक्रिय हो गई और इस मामले में वीरेंद्र, सुखदेव राज, धनवंतरी, किरण चंद्र दास, डॉक्टर बनारसी दास, कॉमरेड रामकिशन, एहसान इलाही और मिल्खी राम, इन सबको गिरफ्तार कर लिया इस शक में कि ये लोग भी इस साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। 10 जनवरी 1930 को इन सबको जमानत पर छोड़ दिया गया, जमानत पर रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने यंग इंडिया में इस घटना की तीव्र निंदा करते हुए कल्ट ऑफ द बम नाम से एक लेख लिखा, जिसमें बताया गया कि ये सब सिरफिरे युवक हैं, ये पागलपन है, ये हिंसा देश को आज़ादी से दूर ले जाएगी, ये एकदम खत्म होना चाहिए, ये बहुत घटिया हरकत है, ये वो सब कुछ। इसके बदले जवाब में क्रांतिकारियों ने, या कह लीजिए कि भगवती चरण बोहरा ने जवाबी निबंध लिखा। गांधी के निबंध द कल्ट ऑफ द बम के जवाब में लिखा फिलॉसफी ऑफ द बम, मतलब बम का दर्शन। और इसे लिखने के बाद इसे छपवा करके 26 जनवरी 1930 को देश भर में बंटवाया गया। ये फिलॉसफी ऑफ द बम जो लिखा गया है भगवती चरण बोहरा के द्वारा, इसका ये लिखा था। अधिकांश जो चर्चित दस्तावेज हैं बड़े चौड़े, वो लिखा था भगवती चरण बोहरा ने ही, चाहे वो नौजवान भारत सभा का घोषणा पत्र हो, बाद में HSRA का घोषणा पत्र हो, या ये जो बम का दर्शन है इसे भी घोषणा पत्र की तरह माना जाता है कि ये क्रांतिकारियों का घोषणा पत्र है। इसमें सारा कुछ था विस्तार से। तो भगवती चरण बौद्धिकता में कहीं भी भगत सिंह से 19 नहीं ठहरते थे, बल्कि चंद्रशेखर आजाद को यह भरोसा था कि अगर भगत सिंह को नहीं बचा सके तो एक बड़ा बौद्धिक
दिमाग, एक बड़ा बौद्धिक इंसान हमें मिल गया है भगवती चरण वोहरा के रूप में। ये और बात है कि बम विस्फोट में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से पहले ही वो शहीद हो गए। तो खैर, ये जो इसकी ड्राफ्ट बनी थी फाइनल करने के लिए, या कह लीजिए कि मंजूरी के लिए, या अगर इसमें कुछ काटना जोड़ना है, इसके लिए भगत सिंह के पास भी किसी तरीके से जेल में इसका ड्राफ्ट भेजा गया था और वहाँ सब कुछ फाइनल हुआ है। लेकिन ये मूल रूप से जो लिखा हुआ है ये भगवती चरण वोहरा का है और इसे बनवाया गया है। फिलॉसफी ऑफ द बम, बम का दर्शन हर हिंदुस्तानी को, या जो समझना चाहते हैं कि क्रांतिकारी क्या चाहते थे और क्या फर्क है एक आतंकवादी और एक क्रांतिकारी में, भगत सिंह और उनके साथी क्यों आखिर इतने महान थे और कैसे वैचारिक रूप से वो किसी भी तरह किसी से कम नहीं थे, या गांधी के तमाम संसाधन और प्रयासों के बावजूद भगत सिंह जो साधनहीन थे फिर भी उनकी लोकप्रियता को टक्कर कैसे दे रहे थे इतनी छोटी सी उम्र में, जबकि कांग्रेस में तमाम दिग्गज भरे पड़े थे, सभी नामचीन विदेश में पढ़े लिखे बैरिस्टर थे, खुद गांधी, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद या बाकी सब भी। इसके बावजूद क्या था? फिलॉसफी ऑफ द बम उसका जवाब है। बम का दर्शन जरूर पढ़िएगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो इस पर वो पूरा डाल दूं, हालांकि YouTube पर और द फ्रीडम पर भी मैं देख रहा हूं कि लोग मसाला वाली चीजें तलाशते हैं, और ये जो है ये विचारधारा की चीज है, ये बौद्धिक चीज है, ये जानने समझने की चीज है। तो जो भगत सिंह को जानना समझना चाहते हैं वो तो कम से कम जरूर देखेंगे ही। जो मसाला की तलाश में रहते हैं तो वो कभी आते हैं, कुछ देखते हैं कि मसाला लायक द फ्रीडम पर है तो मजा लायक तो देखते हैं, नहीं तो बौद्धिक चीजों से प्रायः लोग दूरी बनाए रखते हैं। इसके बावजूद मैं आपको सलाह दूंगा, इंटरनेट पर भी है वो बम का दर्शन, उसे जरूर पढ़िएगा। मैं भी आगे पीछे कभी वो वीडियो बना करके डाल दूंगा। तो ये बीच वाली बात हो गई। इसके साथ ही हम लोगों ने देखा था कि गृह मंत्रालय को वो चिट्ठी लिखी थी भगत सिंह ने, उस पर कोई रिप्लाई नहीं आया, तो फिर एक बहुत बड़ी चिट्ठी गृह मंत्रालय को फिर से भगत सिंह ने लिखी। यह चिट्ठी 28 जनवरी 1930 को लिखी गई थी। बहुत ही अधिक लंबा चौड़ा है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से कहा गया था कि देखिए आपने आश्वासन दिया था और यहाँ पर इस तरह से सरकार मुकर रही है, इस जेल में फलाने क्रांतिकारी के साथ इस तरह से पेश आया है प्रशासन, यहाँ पर ये दिक्कत, हम लोगों के साथ ऐसे वादा खिलाफी किया गया। ये बहुत अधिक विस्तार से है और अंत में चेतावनी दी गई है कि इस पत्र के 1 सप्ताह, ये पत्र जब आपको मिलेगा, इस पत्र के लिखे जाने के 1 सप्ताह के अंदर अगर सुधार नहीं लागू किया गया तो फिर से हम लोग भूख हड़ताल करने पर विवश होंगे। सरकार ने अनसुना कर दिया और फिर 1 सप्ताह के बाद, संभवतः वो 4 फरवरी की तारीख है, फिर से क्रांतिकारी भूख हड़ताल पर आ गए। परिणाम यह हुआ कि 8 फरवरी से लेकर के 7 या 8 मार्च तक 1930 में अदालत की कार्यवाही फिर से बंद रही, क्योंकि क्रांतिकारी भूख हड़ताल पर चले गए थे। इसके बाद फिर 8 मार्च से 3 मई 1930 तक अदालत की कार्यवाही सामान्य ढंग से चलती रही। लेकिन इस दौरान भी कुछ और हुआ जो मोटे तौर पर संक्षेप में कम से कम जान लीजिए। इस किस्से को आगे बढ़ाने से पहले मैं उन तमाम महानुभावों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने आर्थिक सहयोग दे करके हमारे इस अभियान को जारी रखने और आगे बढ़ाने में मदद की है। साथ ही आप तमाम साथियों से, आप तमाम दर्शकों से एक विनम्र आग्रह, 24 जनवरी 1930 की ये बात है। 24 जनवरी को लेनिन दिवस मनाया जाता है। जो लोग लेनिन को मानने वाले हैं, लेनिन दिवस क्रांतिकारियों ने भी मनाया और 24 जनवरी के दिन जितने भी ये सभी अभियुक्त थे वे अपनी गर्दन में लाल रुमाल बांध करके अदालत में आए, सिर्फ समर्थन दिखाने। चूंकि लाल झंडा प्रतीक है लेनिन का या साम्यवाद का, कम्युनिज्म का, तो गले में सभी लाल रुमाल बांध करके आए। काकोरी
के जो कैदी थे, खास करके राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह जो आला दर्जे के शायर भी थे, उनके गीत गाते हुए आए और मजिस्ट्रेट के सामने जब पहुंचे तो उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, समाजवाद जिंदाबाद इस तरह के नारे लगाए। और इसके बाद तीसरी इंटरनेशनल मॉस्को के अध्यक्ष के नाम एक तार भेजने की गुजारिश की मजिस्ट्रेट से। उस तार में लिखा हुआ था, लेनिन दिवस के अवसर पर हम सोवियत रूस में हो रहे महान अनुभव और साथ ही लेनिन की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए अपनी दिली मुबारकबाद भेजते हैं। हम अपने को विश्व क्रांतिकारी आंदोलन से जोड़ना चाहते हैं। मजदूर राज की जीत हो, सरमायादारी का नाश हो, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। 24 जनवरी 1930, विचाराधीन कैदी लाहौर षड्यंत्र केस। यह पूरी खबर, जिसमें यह तार भी है और अदालत में जिस तरह से पेश हुए और जिस तरह से नारे लगाए अभियुक्तों ने, क्रांतिकारियों ने, वो पूरी खबर 26 जनवरी 1930 के ट्रिब्यून में छपा। इस केस के क्रांतिकारियों ने 5 अप्रैल 1930 को एक और आयोजन किया। भारतीय क्रांति के भीष्म पितामह के रूप में याद किए जाने वाले श्याम कृष्ण वर्मा का निधन हो गया था और उनके निधन पर हिंदुस्तानी समिति बर्लिन के नाम इन लोगों ने, क्रांतिकारियों ने यहाँ से मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक तार भेजा और उसमें लिखा था, कृपया भारत में समाजवादी क्रांतिकारी आंदोलन के झंडा बरदारों में से एक कॉमरेड कृष्ण वर्मा के देहांत पर हमारा हार्दिक शोक अपने साथियों तक पहुंचाएं। उनका जीवन भारतीय मुक्ति के लंबे संघर्ष के आदर्श में एक राष्ट्रीय संपत्ति है जो आजादी की लड़ाई के कार्यकर्ताओं को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। 5 अप्रैल 1930, विचाराधीन कैदी लाहौर षड्यंत्र केस। ये 5 अप्रैल 1930 को तार भिजवाया गया, अदालत से आग्रह किया गया। 8 अप्रैल को ट्रिब्यून में यह तार, ये जो बयान था वो छपा। फरवरी में क्रांतिकारियों ने भूख हड़ताल शुरू की तो समर्थन में काकोरी के जो कैदी थे उन सब ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी और उनमें से कईयों की स्थिति खराब हो गई। एक दूसरे के साथ संवाद नहीं हो पा रहा था कि कौन कब हड़ताल छोड़ रहा है, कब कौन हड़ताल कर रहा है। ऐसी स्थिति में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने तार के माध्यम से काकोरी के जो कैदी थे उनके पास संदेश भेजा। यह भी तार के माध्यम से भेजा गया था मजिस्ट्रेट के द्वारा। मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी दी गई कि ये संदेश वहां भेजा जाए, तार द्वारा भिजवा दिया जाए। पूरा ये देख लीजिए कि क्या था इसमें। काकोरी केस के कैदियों के नाम तार द्वारा, स्पेशल मजिस्ट्रेट लाहौर, कृपया निम्न तार तुरंत काकोरी कैदियों को भेज दें जो बरेली जेल में भूख हड़ताल पर हैं और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे गंभीर हालत में हैं। आपके भगत सिंह बीके दत्त। और इसके बाद तार में वो संदेश लिखा था। इतना तो मजिस्ट्रेट के नाम लिखा हुआ था और फिर मुख्य संदेश था, गुप्त बख्शी सिन्हा मुकुंदलाल, काकोरी कैदी, सेंट्रल जेल बरेली। आपकी नाजुक हालत के बारे में जानकर बहुत दुख है। हमारा पहला तार आप तक नहीं पहुंचा। हम आपसे हार्दिक निवेदन करते हैं कि सरकार की ओर से बंदियों के वर्गीकरण के अंतिम नोटिस को ध्यान में रखते हुए आप अपना संघर्ष त्याग दें। जहां तक नए नियमों के लागू होने का प्रश्न है, हमें एक साथ इंतजार करना चाहिए। भगत सिंह और दत्त। इसके साथ ही 11 फरवरी 1930 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जेल सुपरिटेंडेंट के माध्यम से मजिस्ट्रेट के पास, स्पेशल मजिस्ट्रेट कहा जा रहा था क्योंकि इस केस के मजिस्ट्रेट को स्पेशल मजिस्ट्रेट हमेशा लिखा गया है, तो स्पेशल मजिस्ट्रेट के पास एक पत्र भेजा। अदालत में ये लोग जा नहीं रहे थे, इसलिए जेल सुपरिटेंडेंट के माध्यम से भेजा गया। ये काफी लंबा पत्र है। इसमें ये कहा गया है कि मुलाकात करने में लोगों को ये नहीं करने दिया जा रहा है। यहाँ पर कमलनाथ तिवारी से उनके एक मित्र मिलने आई थी, या इसी तरह से एक जान पहचान की महिला मिलने आई थी।
बटुकेश्वर दत्त से, वो बंगाल से आई। ये कमलनाथ तिवारी से मिलने जो आई थी वो बिहार से आई थी। लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया कि मिलने की अनुमति सिर्फ संबंधी को है, मतलब रिश्तेदार को है, और या फिर जो वकील हैं उनको। और फिर हमें जो आश्वासन दिया गया था जेल में, वो सब हमें नहीं दिया गया। तो इन सब बातों को लेकर के 29 जनवरी से हम लोगों ने ये कर दिया था। और ये जो बताया जा रहा है सब जगह कि हमने अदालत का बहिष्कार कर रखा है, इस बार हमने अदालत का बहिष्कार नहीं किया है, बल्कि हमारे साथ स्थिति ऐसी बना दी गई है कि हम खुद को असहाय पा रहे हैं, हम अदालत नहीं आ पा रहे हैं। हमारी इन शिकायतों पर ध्यान दीजिए, इनको दूर कर दीजिए, तो हम फिर से अदालत आने लगेंगे। अदालत में क्रांतिकारी किस निर्भीक ढंग से, किस निडरता के साथ पेश हो रहे थे और किस तरह से हमेशा हंसी मजाक के मूड में रहते थे। जहां मौका मिलता था अपना संदेश देते थे, लोगों तक पहुंचाते थे, अपना उद्देश्य का प्रचार करते थे, और बिल्कुल फिर बाकी समय में जोश में नारे लगाते थे, गीत गाते थे, और हंसी मजाक का कोई भी मौका छोड़ते नहीं थे। ऐसे ही एक दिन का पूरा प्रसंग ट्रिब्यून में प्रकाशित हुआ है 9 अप्रैल 1930 को, और जो ट्रिब्यून में प्रकाशित हुआ है उसे हूबहू मैं पेश कर रहा हूं। आज अदालत में भगत सिंह ने शिकायत की है कि जब बचाव समिति के एक सदस्य दोपहर में भोजन के लिए कुछ वस्तुएं ला रहे थे, तब खाने योग्य वस्तुएं अदालत में नहीं लाने दी गई। दोपहर में भोजन के बाद कथित अपराधी जतिन सन्याल ने मजिस्ट्रेट से शिकायत की कि उनके लिए बंगाल से रसगुल्ले का पार्सल आया था, लेकिन जेल अधिकारियों ने वह इस तरह कुचल डाला कि वे खाने योग्य न रहे। सरदार भगत सिंह मजिस्ट्रेट से, रसगुल्ले बाहर पड़े हैं, क्या आप उनका मुआयना करने का कष्ट करेंगे? आहा, एक खूबसूरत दृश्य है, बस जरा अवलोकन कर लें। इन गवाहियों की अपेक्षा रसगुल्ले ज्यादा जरूरी हैं। जतिन सान्याल, सभी चीजें बहुत बेहुदा हालत में हैं, क्या आप इसे तर्कसंगत कहते हैं? सरदार भगत सिंह, यह यानी मजिस्ट्रेट बिल्कुल तर्क विहीन है। जतिन सान्याल, यह हम किसे वापस करें, आपको या जेल अधिकारियों को? मजिस्ट्रेट, जेल अधिकारियों को। सरदार भगत सिंह, लेकिन इसकी कीमत कौन देगा? हमारे दोस्त ने काफी रकम खर्च की है इस पर। मजिस्ट्रेट, यह बात जेल अधिकारियों के साथ संबंध रखती है। ये रिपोर्ट जो आप देख रहे थे हूबहू वो मैंने पेश किया, जो 9 अप्रैल 1930 के अंक में ट्रिब्यून में छपी थी। और अब हम लोग अगले वीडियो तक कोशिश ये करेंगे कि विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत को आगे ले जाएं ट्रिब्यूनल तक, और उसका क्या वजह रहा, क्या कुछ ट्रिब्यूनल के गठन में किया गया, कैसे उसका गठन हुआ, क्या नियम कानून शर्तें थी, ये सब हम लोग आगे चलें। और वही मुख्य मुकदमा ट्रिब्यूनल में जो हुआ चला है, जो कार्यवाही हुई है अदालत की, उसको हम लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, वही सब कुछ है। और वहां से फिर हम लोग आगे का किस्सा शहादत तक सफर ये जारी रखेंगे, और हम सफर बने रहिए। इन वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग समझ सकें कि हमारे क्रांतिकारी कौन थे, कैसे थे, वो क्या चाहते थे, और किस वीरता के साथ उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, आगे की कहानी में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।